नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी को लेकर खड़गे के जोरदार हमले की, ईडी को लेकर कांग्रेस के बड़े खुलासे की, तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूती से मुश्किल में आई केसीआर की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दबाव में आए अमित शाह की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई को लेकर प्रियंका के वार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण तुरंत लागू करना मुश्किल, कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र को महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू करने का आदेश देना मुश्किल। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती। असम में विपक्षी दलों ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही है। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 283 अंकों की तेजी के साथ 64,364 पर हुआ बंद, निफ्टी 97 अंकों की तेजी के साथ 19,231 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 2 दिन का वक्त बचा है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर धोया। तो क्या कहा खड़गे ने, देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की तारीफ करते थे, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी सुबह से शाम तक कांग्रेस और उनके पूर्व नेताओं को गाली देने का काम करते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में बड़े बड़े कारखाने खोले हैं, BEL, BHEL टेलीकॉम एजेंसी खोली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठ बोलने और गाली देने का कारखाना खोला हुआ है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि काला धन वापस लाऊंगा, हर व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। झूठ कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी बोल रहे हैं, ये झूठ का सरदार है। और क्या कुछ बोला है खड़गे ने, देखते हैं इस वीडियो में। और मोदी साहब तो हमेशा किसी से मिलते नहीं, कभी भी गए तो ऐसा हाथ फैलाते घुमाते चले। यहाँ तो तुम्हारे चाचा, तुम्हारे काका तो सब में मिलते हैं, खुद कहते हैं, जाते जाते बच्चों से मिलते हैं। ये काका नजदीक वाले, वो काका दूरदर्शन, दूर से दर्शन है, नजदीक से नहीं, दूरदर्शन में ही दिखते हैं। तो इसीलिए आप जो आदमी आपका साथ है, आपकी आत्मा छू के काम करता है, उसको वोट देना, उसके पार्टी को वोट देना। और हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए। अब देखना होगा कि खड़गे के इस वार पर बीजेपी का क्या होता है पलटवार। खड़गे के इस वार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इधर कांग्रेस के खुलासे से मोदी सरकार परेशान है। देश में इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शोर मचा है, वहीं 5 राज्यों में बीजेपी मुश्किल में फंसी दिख रही है। अपनी हार के संकट को टालने के लिए बीजेपी ने फिर से ईडी और IT जैसी केंद्रीय एजेंसियों को अपना चुनावी हथियार बनाया है, लेकिन ईडी के रिश्वत कांड से बीजेपी मुश्किल में आ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं। देश के जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रिश्वत ले रहे हैं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिट फंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेर लिया। पवन खेड़ा ने खुलासा करते हुए कहा, जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिट फंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया। 15 लाख अजीब सी पनौती है एक बार।
राजस्थान में जिस तरह ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, उसको लेकर पवन खेड़ा ने आज जमकर बीजेपी को धोया और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए राजस्थान में ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसे लेकर बड़े साहब ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी। उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए। बीजेपी सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रोक रही है। देश के सामने ये एक गंभीर खतरा है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से 2 में अभी कांग्रेस की सरकार है। जहां-जहां गैर बीजेपी सरकार है, वहां ये अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी ईडी और सीबीआई को रेड डालने के लिए भेज देते हैं। इस शासन में कुछ भी संभव है। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, ये देखना होगा। ईडी को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर चुकी है। वहीं तेलंगाना में केसीआर को कांग्रेस ने घेर लिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है और चुनावों के बीच तेलंगाना की एक मजबूत पार्टी का समर्थन भी कांग्रेस को मिल गया है। हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यालय में दूसरे दलों के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला तो चल ही रहा था और अब खबर आई है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने भी कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। वाईएसआरटीपी अब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सभी सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार को भ्रष्ट और जन विरोधी बताते हुए कहा कि इसे हटाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला लिया है। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इससे सभी वर्गों का भला होगा। शर्मिला ने कहा कि राज्य में जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, तो मैं सरकार विरोधी वोट को बांटकर बाधा नहीं बनना चाहती। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा का कर्नाटक में नतीजा दिखा है। अब जब तेलंगाना में इसके परिणाम सामने आने का समय आया है, तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस नेता उनके लिए बाहरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगी, तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। वाईएसआरटीपी बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन कर रही है। इससे पहले शर्मिला ने वाईएसआरटीपी का कांग्रेस आलाकमान से विलय या चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए चर्चा की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अब शर्मिला ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस की बढ़ती ताकत मोदी की हार का संकेत है। इधर कांग्रेस की गारंटियों के आगे अब बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। पीएम मोदी विपक्षी सरकार में चल रही जिन योजनाओं को फ्री की रेवड़ियां बता रहे थे और दावा कर रहे थे कि इससे देश को नुकसान होगा, लेकिन अब बीजेपी ने ही पीएम मोदी के बयान से किनारा कर लिया है और जो योजना कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लेकर आए हैं, उसे अब बीजेपी भी लागू करने की तैयारी में है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी के घोषणा पत्र को देखकर कांग्रेस ने उसे घेर लिया है। इसे कांग्रेस की गारंटियों की नकल बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। किसानों से कांग्रेस ने 2800 रुपए में क्विंटल धान की खरीदी की बात कही है और अभी 2650 रुपए में खरीद भी रही है। तो बीजेपी ने 3100 रुपए में धान खरीदी की बात कही है, जबकि 5 साल पहले रमन सिंह की सरकार धान खरीदी पर बोनस तक देने को तैयार नहीं थी। इसके साथ ही महिलाओं को 1200 रुपए हर साल देने की बात भी बीजेपी के घोषणा पत्र में कही गई है। बीजेपी की अधिकांश घोषणाएं कांग्रेस की गारंटियों, तेंदुपत्ता का व्यापार करने वाले आदिवासियों को कांग्रेस ने 4000 रुपए प्रति बोरा देने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने 5500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। यानी कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, बीजेपी ने उसमें ही अतिरिक्त जोड़कर अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया है। इसके अलावा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम आवास की योजना के तहत मकान बनाने और एकलव्य विद्यालय खोलने का भी ऐलान किया है। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में कांग्रेस की गारंटियों का डर जरूर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का दबाव बीजेपी पर साफ नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर भी बीजेपी दबाव में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब राहुल गांधी के दबाव में दिखाई देने लगी है। पार्टी के दिग्गज नेताओं के बयान अब इशारा कर रहे हैं कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनकी कार्ड बीजेपी के पास नहीं है और अब राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी एक और मामले में अपने रुख से पलटती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी इस समय ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात हो या फिर देश में जातिगत जनगणना की, राहुल गांधी बेहद आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। मोदी सरकार अगर ये काम नहीं करेगी, तो अगले साल हम लोग सरकार में आ रहे हैं, हम जातिगत जनगणना कराएंगे।
राहुल गांधी के दावे और उनके तेवरों ने अब बीजेपी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में आती दिखाई दे रही है। पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है, हम इस पर चर्चा कराने के बाद उचित निर्णय लेंगे। शाह ने कहा कि बीजेपी ने जातिगत जनगणना का कभी भी विरोध नहीं किया है, यानी बीजेपी भी अब जातिगत जनगणना के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। शाह के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की बात सच साबित होती दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को झुकना पड़ेगा। इससे पहले जब मोदी सरकार कृषि कानून लाई थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार को इसे वापस लेना होगा और सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। और अब एक और मुद्दे पर राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी पलटी मारती दिख रही है, जबकि इससे पहले बीजेपी का हर नेता जातिगत जनगणना को कराने से साफ इनकार कर रहा था। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी मुश्किल में है, इधर ओपीएस के मुद्दे से मोदी सरकार मुश्किल में है। आज एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया और सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे दी। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी ने हल्ला बोल दिया है, क्योंकि देश में ओल्ड पेंशन बंद है, जिसे लेकर लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। इससे पहले भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मियों की 2 रैलियां हो चुकी हैं। अब तीसरी बड़ी रैली हुई। इस रैली में 7 सूत्रीय एजेंडे पर हुंकार भरी गई है, जिसमें पहले नंबर पर नई पेंशन स्कीम को खत्म करके ओपीएस की बहाली की मांग की गई है। ये रैली कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले हुई। इसमें ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित करीब 50 कर्मचारियों के संगठन ने इस रैली में हिस्सा लिया। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 बड़ी रैलियों के बाद 10 दिसंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पेंशन जय घोष महारैली करेगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत पटेल का कहना है कि अगर 10 दिसंबर तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। रामलीला मैदान में कर्मचारियों के हल्ला बोल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राजस्थान बीजेपी के एक नेता गुरुद्वारों पर आपत्ति जताने के बाद अब माफी मांग रहे हैं कि मैं तो गुरुद्वारों की मदरसों की बात कर रहा था। आइए, क्यों मुसलमानों पर कहते रहो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पार्टी में बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात प्रियंका गांधी की। आम आदमी बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। जहां कुछ दिन पहले टमाटर ने तेवर दिखाए थे तो वहीं अब प्याज भी नखरे दिखा रही है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर हल्ला बोल किया है। साथ ही इशारों में मोदी सरकार को जगत सेठ करार दिया है। तो क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट। देश में जैसे जैसे त्योहार करीब आते हैं लोगों के मन में खुशी होती है, उत्साह होता है, लेकिन जब इस खुशी में महंगाई की मार पड़ती है तो आम आदमी की कमर टूट जाती है। जहां नवरात्रि से पहले टमाटर लाल हो रहा था तो वहीं अब प्याज भी लोगों को रुला रहा है। यहां तक कि दाम 100 के पार जाने को भी तैयार है। इस महंगाई से देश में हाहाकार मचा है, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस बेरुखी को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की जमकर घेराबंदी की है।
उन्होंने लिखा कि दिवाली सप्ताह भर दूर है, लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम में पहले से आग लगी हुई है। प्याज की कीमत अचानक बहुत तेज बढ़ने लगी है, जबकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। पिछले बरस हमारे किसान भाइयों ने 31 लाख मीट्रिक टन प्याज पैदा किया है। वह कहाँ है? जगत सेठ के गोदाम में है या रख रखाव की लापरवाही से सड़ गया सरकारी गोदाम में? दूसरी ओर चीनी के अलावा अरहर दाल और उड़द की दाल भी नागरिकों की पहुंच से बाहर चल रही है। आदमी क्या खाएगा और क्या खिलाएगा? त्योहार की खुशी कैसे मनाएगा? कांग्रेस केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर लगातार निशाना साध रही है। एक दिन पहले ही पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्र को महंगाई के मुद्दे पर घेरा था। एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि जो त्योहार खुशियां लाते हैं वो भी मोदी सरकार में लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर जरूरी चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतें 90% से ज्यादा बढ़ गई है। प्याज 100 रुपए प्रति किलो के करीब है। अरहर दाल की कीमत एक साल में 40% बढ़कर 152 रुपए प्रति किलो हो गई है। नवरात्रि के बाद से प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। देश के कई हिस्सों में प्याज 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अब जब सरकार महंगाई पर काबू नहीं करेगी तो विपक्ष तो घेरेगा ही। अब इस मोर्चाबंदी के बाद देखना होगा कि केंद्र क्या कदम उठाती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DP लाइव।